नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 11 और 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 10 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, द हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज सेंटर। ग्वालियर का ऐतिहासिक किला शहर और मध्य प्रदेश में ओरछा को यूनेस्को की विरासत शहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विरासत केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पेरिस, न्यूयॉर्क, मनीला और वॉशिंगटन डीसी। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। अब यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो इससे रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर और ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उन्हें जो है वो विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और एक राज्य की गवर्नर है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है यूपी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं यूनेस्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। उसके बाद में जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजोले। और इसका काम क्या होता है? तो जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने यूनाइटेड नेशन हेरिटेज सेंटर शुरू किया था। किस लिए? तो जो भी चीज़ पूरे वर्ल्ड में होती है जो एजुकेशन या फिर साइंस या फिर कल्चर से रिलेटेड होती है उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए जो है वो हेरिटेज सेंटर जो है वो हर साल नामित किए जाते हैं। उसके बाद में अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने जो 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके जो हेडक्वार्टर है और उनके जो स्थापना वर्ष है उनकी बेहतरीन ट्रिक बताई है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो 11 और 12 दिसंबर के आज के करंट अफेयर में जो पहला सवाल है वो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की रैंक क्या है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 39th यानी कि 39वीं, 41th यानी कि 41वीं, 34th यानी 34वीं और 69th यानी 69वीं। तो जो निर्मला सीतारमन है जो कि भारत की वित्त मंत्री है, उनकी रैंक क्या आई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 41वीं। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन की बात हुई है तो उनके बारे में तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले फोर्ब्स की जो मैगजीन है उसकी बात हुई है। तो चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो फोर्ब्स है वो 103 साल पुराना एक मैगजीन है जो वीकली इशू किया जाता है अमेरिका द्वारा। इसके जो एडिटर इन चीफ है वो है स्टीव फोर्ब्स और इसका जो पहला इशू हुआ था, यानी सबसे पहले ये जब प्रसारित हुआ था या फिर ये छपा था, वो छपा था ये 1917 में। उसके बाद में अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन की बात हुई है जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इनकी रैंक इस साल जो आई है वो 41th आई है और पिछले साल इनकी जो रैंक थी वो थी 34th। टॉप 100 जो मोस्ट पावरफुल वुमन है उनमें इनकी रैंक 41th आई है। इसे याद कैसे रखा जाए? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक काफ़ी सिंपल है कि जो निर्मला सीतारमन है वो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बनी थी मोदी जी की सरकार में। कब बनी थी? तो वो बनी थी 2014 में, जब मोदी जी पहले बार चुनकर आए थे, या फिर बीजेपी की जब सरकार बनी थी 2014 में, तब ये डिफेंस मिनिस्टर थी 2014 में। तो ये 2014 है, ये 14 दिख रहा है, इसे हमें 41 ध्यान में रखना है। तो जो 41 नंबर की रैंक है वही उनकी आई है फोर्ब्स के मैगजीन में इस साल। तो जो फोर्ब्स की मैगजीन है उसमें जो पहली रैंक आई है वो आई है एंजेला मार्केल की, जो कि चांसलर है जर्मनी की। अब यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है तो जर्मनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद में जो 2 नंबर पर आई है वो है क्रिस्टीन लैगेट, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट की। अब ये अगर वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं जो बिडेन। कौन से क्रमांक के है? तो वो है 46 नंबर के। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर दिख रहा है हमें, और उसके बाद में 41 नंबर पर निर्मला सीतारमन दिख रहा है और 68 नंबर पर हमें दिख रहा है
किरण मजूमदार शाह, जो कि फाउंडर है, चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है बॉयन लिमिटेड की, जो कि एक भारतीय कंपनी है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, 39 नंबर की जो रैंक आई है वो किसकी आई है, तो वो आई है शेख हसीना की, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ रजिस्टर्ड ब्रेक डांसिंग एज द न्यूएस्ट एंट्री इनटू ओलंपिक्स, हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक में नवीनतम प्रविष्टि के रूप में ब्रेक डांसिंग को पंजीकृत किया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर आईओसी की बात हुई है और ब्रेक डांसिंग की बात हुई है और स्विट्जरलैंड की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है ब्रेक डांसिंग, जो कि एक डांस फॉर्म है जिसे इस साल 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसमें शामिल किया गया है। अब ब्रेक डांसिंग को नाम कौन सा दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है ब्रेकिंग का। उसके बाद में अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईओसी का, वो है लॉसने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है थॉमस बैच। और इसका फाउंडेशन यानी कि इसका फॉर्मेशन हुआ कब था, तो वो हुआ था 23 जून 1894 को। तब ये हुआ था पेरिस फ्रांस में, लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है लौसाने स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर मैंने आपको बात बताई ब्रेक डांसिंग की कि ये 2024 के पेरिस गेम्स में जो है इसे शामिल किया गया है। लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2021 में, उसमें कौन कौन से खेल जो है वो शामिल किए गए हैं, तो वो है स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 3 गेम जो है ये टोक्यो गेम्स 2021 में शामिल किए गए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो अगला सवाल है वो है, एवरी ईयर द यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व ऑन। हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 10 दिसंबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 11 दिसंबर। अब यहाँ पर यूनिसेफ की बात हुई है और 11 दिसंबर की बात हुई है, इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें 1 दिसंबर दिख रहा है। तो 1 दिसंबर को जब भी बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है एड्स डे। अब एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये होता क्यों है, तो ये होता है HIV वायरस की वजह से। तो HIV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यूनिसेफ का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद में इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 11 दिसंबर 1946 को। क्यों करी गई थी, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें जो है वो काफ़ी चिल्ड्रन जो थे वो डिवास्टेड हो गए थे, यानी उनकी काफ़ी हानि हुई थी। और चिल्ड्रन जो थे उनका अच्छा होना चाहिए, या उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इसके लिए जो अवेयरनेस है उसे फैलाने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में। उसके बाद में इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, तो वो है हेनरीटा फोर। तो इतनी जानकारी हमें यूनिसेफ से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है, हु विल होस्ट द 2023 इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स। 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों का मेजबान कौन होगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मालदीव, मेडागास्कर, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मेडागास्कर। अब यहाँ पर 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की बात हुई है, तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें मालदीव्स दिख रहा है, तो मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले, और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है रुपया। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटानेरियो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है एंड्री राजोलिना, और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, मैलेक्जी एरिरी। 2023 में जो इंडियन ओशन में आइसलैंड गेम होने वाला था वो पहले मालदीव्स में ही होने वाला था, लेकिन जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसके वजह से मेडागास्कर में अब ये होने वाला है। तो जो अगला सवाल है वो है, एनिका सोरेनस्टीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, हेडक्वार्टर ऑफ IGF। अनिका सोरेनस्टीन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष चुनी गई है। IGF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्विट्ज़रलैंड। अब यहाँ पर IGF की बात हुई है, तो IGF यानी क्या होता है, तो वो होता है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। इसके अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है एनिका सोरेनस्टीन। तो चलिए देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में ये जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है। तो जो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन है उसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के लौसाने में है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये बन सकता है कि जो गोल्फ है उसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो ओलंपिक में उसे 112 साल बाद 2016 में फिर से शामिल किया गया था। उसके बाद में ये चार्ज कब से लेंगी, तो ये चार्ज लेंगी 1 जनवरी 2021 से। जो अगला सवाल है वो है, BOB लॉन्चेस आत्मनिर्भर वुमन गोल्ड स्कीम, CEO ऑफ BOB। BOB ने शुरू की आत्मनिर्भर महिला गोल्ड
स्कीम, बीओबी के सीईओ कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जे वेंकट रमू, मल्लिकार्जुन राव, अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संजीव चड्ढा। अब यहाँ पर बीओबी की बात हुई है तो बीओबी यानी क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर अमिताभ चौधरी दिख रहा है तो ये कौन से बैंक के सीईओ है? तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद में मल्लिकार्जुन राव दिख रहा है तो ये कौन से बैंक के सीईओ है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं बीओबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 20 जुलाई 1908 को। इसके जो फाउंडर है वो है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा गुजरात में। इसके जो चेयरमैन है वो है हसमुख आधिया और इसके जो सीईओ है वो कौन है? संजीव चड्ढा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो विजया बैंक थी और जो देना बैंक थी दोनों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में। तो ये जानकारी हमें ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF हैज़ डिसाइडेड टू होस्ट इट्स 2021 एनुअल मीटिंग इन सिंगापुर, हेडक्वार्टर ऑफ WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फैसला किया है कि 2021 वार्षिक बैठक की मेजबानी सिंगापुर करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, मनीला या फिर वाशिंगटन DC। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्विट्जरलैंड। उसके बाद में अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था जनवरी 1971 में। इसके जो फाउंडर है वो है क्लॉस कॉप और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो भी है क्लॉस कॉप। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से हमें इतनी जानकारी इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है नोमुरा हैज़ एस्टिमेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द कैलेंडर ईयर 2021 एट। नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 9.9%, 8.9%, 7.9% या फिर 6.9%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 9.9%। अब यहाँ पर नोमुरा की बात हुई है तो नोमुरा क्या है चलिए उसे देखते हैं। तो नोमुरा क्या है? तो नोमुरा जो है वो एक जापान की रिसर्च और ब्रोकरेज हाउस की कंपनी है जो कि एशिया की जो कंट्रीज़ होती है उनकी इकोनॉमी के बारे में जानकारी देती है। तो जो नोमुरा है उन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि जताई है? तो भारत की जो 2021 में GDP हो सकती है वो हो सकती है 9.9%। उन्होंने 2020 में जो बताई थी वो बताई थी -7.1%। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है शेख सबा अल खलीद अल सबा रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख सबा अल खालिद अल सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इराक, कुवैत, सऊदी अरब और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कुवैत। अब यहाँ पर कुवैत की बात हुई है तो कुवैत की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है कुवैत सिटी। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? वो है दिनार। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10 दिसंबर। अब यहाँ पर मानवाधिकार दिवस की बात हुई है तो उसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ, लेकिन 1 दिसंबर दिख रहा है तो जब भी 1 दिसंबर की बात होती है तो मैं एड्स आपको हमेशा बताता हूँ। एड्स का लॉन्ग फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता क्यों है? तो ये होता है HIV से। HIV यानी क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो इस साल की थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया कब से जाने लगा? तो दिसंबर 10, 1948 से ये मनाया जाने लगा। किसके वजह से मनाया जाने लगा? तो जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को मनाना शुरू किया, क्योंकि जो ह्यूमन राइट है उन्हें एम्पावर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यूनाइटेड नेशन को लगा। इसीलिए उन्होंने इस डे को मनाना शुरू किया 1948 से। उसके बाद में इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो वो थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इसकी इस साल की थीम थी। तो 12 दिसंबर का आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है हु टॉप्स एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड इज 2020 पब्लिश बाय UK बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर।
ब्रिटेन स्थित ईस्टर्न आई अखबार द्वारा प्रकाशित एशियाई हस्तियों की विश्व सूची 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, सोनू सूद, ऋचा चड्ढा और सुशांत सिंह राजपूत। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।